जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड। जैसा कि हम लोग अभी जो है 70 बीपीएससी के लिए जो है प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जो अलग अलग कोचिंग संस्थान के जो अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं उनके हम लोग जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। और ये सीरीज कल से स्टार्ट हुई है। कल के सेशन में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, पार्ट फर्स्ट। मतलब कल के सेशन में क्या हुआ था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, है ना। एक वीडियो में मतलब एक टेस्ट सीरीज। तो कल के सेशन में क्या हुआ था, आप जो देखे होंगे वो आधा में ही रुक गया होगा, है ना। 50-55 के बीच क्वेश्चन हुआ था, उसके बीच आधा में अटक गया। हुआ क्या था, मैंने 150 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया, लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड जो है ना, ये वीडियो जो मात्र 55-60 मतलब 40 मिनट का ही वीडियो बन पाया। तो बाकी मेरा मेहनत बेकार चला गया। मैं बोलता रह गया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं जब मेरा कंप्लीट हो गया 150 क्वेश्चन, तो मैंने देखा अरे यार ये तो हुआ ही नहीं रिकॉर्ड। तो मैंने सोचा कि अब दोबारा मेहनत करने से अच्छा है कि आपको पार्ट वाइज में दे दूं, है ना। कल के सेशन में पार्ट 1 मैंने दे दिया, उसमें लगभग 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और मैंने सोचा कि नेक्स्ट सेशन में जो है ना अब इसको पार्ट 2 के तौर पर कर देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 56 क्वेश्चन से देखेंगे। और नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग करेंगे क्या, एक ही वीडियो में एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा, वीडियो रुक रही है, रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं बाकी चीज़ों को भी मैं ध्यान रखते चलूंगा, ठीक है। तो बीच बीच में मैं चेक करते रहूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सबों के बीच में बता दिया कि ये प्रॉब्लम था। तो देख सकते हैं आप सभी कितना मेहनत चल रहा है। एक वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत चलती है। तो प्लीज़ आप सभी थोड़ी बहुत भी सपोर्ट करेंगे ना, तो हमें इस मेहनत का जो है फल मिल जाएगा। तो प्लीज़ बस सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जैसे 56 में क्या कहा जाता है, जैसे आज के सेशन में भी हम लोग परफेक्शन आईएएस को देख रहे हैं, ठीक है। परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज नंबर आपका 15 टेस्ट सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है। इसमें जो एकाधिकार प्रतियोगिता जो है ना, ये क्या है, इससे संबंधित सवाल बनाए गए हैं। तो एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है आपका एकाधिकार। पहला ऑप्शन नंबर पहला में आपका है कि कई खरीदार और विक्रेता भाग लेते हैं। ये इसमें जो है एकाधिकार प्रतियोगिता, बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, गलत, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। और उत्पाद एक दूसरे के लिए सही विकल्प है। उत्पाद जो है ना एक दूसरे के लिए सही विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए सही विकल्प नहीं है। ओके, तो दूसरा गलत है। तीसरा में आपका फर्मों का अपने उत्पादों की कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है, ये सही है। मतलब इसमें गलत पूछा गया था, तो उसमें केवल 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, उसके छंद बेरोजगारी, प्रछंद बेरोजगारी, ये मतलब 2-3 बेरोजगारी ऐसी हैं जो उनके जो है ना डिफिनेशन पूछे जाते हैं, उससे रिलेट सवाल करते हैं। जैसे आप परफेक्शन आईएएस के आज टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, कल के सेशन में हम लोग जो है ना नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग एडिटोरिया वाले को भी देखेंगे। मैंने एडिटोरिया का भी टेस्ट सीरीज देखा, उनमें ये बेरोजगारी से संबंधित सवाल बनाए गए हैं। तो इससे संबंधित हम लोग को क्या आइडिया मिल रहा है कि हम जो है ना बेरोजगारी में जितने भी प्रकार के हैं, उनके जो डिफिनेशंस हैं, उनमें जितने भी बिंदु हैं, जितने भी संबंध उससे बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। इसलिए मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि मैं सभी कोचिंग संस्थान के जो है टेस्ट सीरीज एक करके करवाऊंगा। इससे हम लोग का आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस में, कौन से टॉपिक्स में जो ना सभी कोचिंग वाले सोच रहे हैं। तो हम सबको ये सब आइडिया मिल जाएगा। तो ये बेरोजगारी से संबंधित आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आपका गलत कथन कहा जा रहा है, गलत ढूंढने के लिए कहा गया है ना। तो गलत में आपका देखिए, ये संरचनात्मक बेरोजगारी होता है क्या, ये श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल के कारण होता है। ये बिल्कुल ये सही है। और संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर अस्थायी होती है, नहीं ये अस्थायी नहीं, ये बिल्कुल अस्थायी होती है, ये गलत है। उसका तकनीकी प्रगति संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि इसमें 2 गलत है, तो यहाँ पे केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में जो आपके पूछे गए हैं, तो इसके बाद इसमें सवाल देखिए क्या, क्रिप्टो मुद्रा है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन है, क्रिप्टो मुद्राएं आमतौर पर केंद्रीकृत होती है और सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल ये जो है ना केंद्रीकृत होती है और सरकारों के द्वारा जो है ना
नहीं सरकारों, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये जो है ना क्रिप्टो मुद्राएं जो ना ये केंद्रीकृत नहीं होती है बल्कि विकेंद्रीकृत होती हैं। ध्यान देना, ये विकेंद्रीकृत होते हैं और उसके बाद इसमें आपको ये गलत हो जाएगा, है ना। ये केंद्रीकृत नहीं होती, विकेंद्रीकृत होती है। ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्रिप्टो मुद्राएं आमतौर पर विकेंद्रित होती है, यहाँ पे केंद्रीकृत कर दिया था इसलिए ये गलत हो जाएगा, और सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक अधिकांश क्रिप्टो मुद्राओं का आधार है, ये बिल्कुल ये सही है। तीसरा में कहा जाता है पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में क्रिप्टो मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है। ये क्रिप्टो मुद्राओं की तुलना में जो ना ये अपनी मूल्य जो ना अस्थिरता के लिए जानी जाती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ये क्या होता है, अपनी मूल्य अस्थिरता के लिए जानी जाती है, ना कि ये अस्थिर होती है, तो ये भी गलत है। मतलब इसमें क्या कहा गया था, ये गलत कथन चुनने के लिए कहा जाता, 1 और 3 इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या गलती है उसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जाता है तेजी के दौर के विपरीत राजकोषीय प्रोत्साहन आमतौर पर मंदी के दौरान अधिक सफल होता है, निम्नलिखित में से किस कारण से ऐसा होता है। तो इस प्रकार देखिए, इसमें देखिए कहा जाता है अप्रत्याशित कर कटौती या सरकारी व्यय के बाद प्राप्त अतिरिक्त धन को खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। और बैंक ऋण और जमा के बीच दर अंतर में वृद्धि अतिरिक्त उधार को प्रोत्साहित करती है, नहीं ये गलत है। तो है ना, इसमें आपका सही कथन चुनने के लिए कहा जाता है केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का देखते हैं, हो जाए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जाता है, छाया बैंकिंग के बारे में कथनों पर आकलन कीजिए, यानी कि छाया बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, छाया बैंकिंग अनियमित बैंकिंग क्षेत्र को संदर्भित करता है। बिल्कुल, ये छाया बैंकिंग क्या होता है, अनियमित तौर पर जो है ना बैंकिंग के क्षेत्र को इसको संदर्भित करता है, इसको रिलेट करता है। उसके नेक्स्ट में आपका जाता है ये केंद्रीय बैंक सुविधाओं तक पहुंच के लिए संचालित होता है, ये केंद्रीय बैंक के सुविधाओं तक के लिए पहुंच इसे अपना रखता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तीसरा में कहा जाता है छाया बैंकिंग संस्थाएं ऋण और मध्यस्थता में शामिल नहीं होती, नहीं ये बिल्कुल शामिल होती है भाई, है ना। छाया बैंकिंग संस्थाएं ऋण मध्यस्थता में शामिल होती है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या कहा जाता है, सही कथन चुनने के लिए कहा जाता है 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 61 जमा प्रमाण पत्र यानी कि सीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमा प्रमाण पत्र दीर्घकालीन उपकरण है, उसके बाद नहीं ये दीर्घकालीन नहीं है। ठीक है, ये जमा प्रमाण पत्र जो है ना ये दीर्घकालिक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में जब ये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीडी के विनिमय का देखरेख करता है, नहीं ये नहीं करता है। मतलब इसमें आपका क्या है सही कथन, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या कहा जाए, तो देखिए केंद्र सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित करती है। केंद्र सरकार मुद्रास्फीति लक्षणीकरण को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, देखिए नहीं ये यहाँ पे शुरुआत में ही तो है, ये केंद्र सरकार नहीं भाई, केंद्र बैंक हो जाएगा यहाँ पे, ये सरकार ना होकर बैंक होना चाहिए। तो इसका मुद्रास्फीति लक्षणीकरण को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपकरण के रूप में नियोजित करती है, ये सरकार दिया है, यहाँ जाके बैंक होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें सही पूछा गया था, केवल 2 सही हो जाएगा। पहला क्यों गलत है, क्योंकि यह सरकार ना होकर बैंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जाता है भारत के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ECBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको अब लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें भी सही कितने सही है, मतलब इनमें से कितने सही है, 3 है, तीनों में से कितने सही है, 1 सही है या 2 सही है, 3 सही है ना, इसके बारे में ढूंढना है। तो इसमें क्या कहा जाता है, ये आपका इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2007 में पेश किया। क्या है, भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, नहीं ये जो है ना ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को जो है ना ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट को आपका हो जाएगा यह विभिन्न भवन घटकों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानक स्थापित करता है, ये बिल्कुल सही है।
और ये राज्यों को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है भाई। तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कितने कथन सही है कि इनमें से दो तो गलत हो जाएगा, तो एक ही सही है, केवल एक हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शन आप देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अब बीपीएससी वाले भी ट्रेंड कर रहे हैं और आपको लगातार न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चंस लेवल हाई होगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है, इसमें भी सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है। केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोचीन केरल में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है ना कहां पे स्थित है, ये कोची जो केरल में पड़ता है ये स्थित है। उसके बाद केंद्र भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है, ये भी सही है। देखो कि अब क्या होता है भाई, अभी जो है ना ये केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे है, बेंगलुरु में बहुत सारे हैं, जैसे हरियाणा के हिसार में जो है ना केंद्र बैंक अनुसंधान है, उसका दिया जो आपका मत्स्य अनुसंधान कहाँ पे है, आपका कोची में है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं भाई। तो आप उसको ध्यान रखेंगे, जैसे इस्पात का हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो आप उनको ध्यान रखेंगे। कभी कभी हो सकता है जैसे इस तरह से कथन और कूट वाले में पूछे गए हैं, तो आपको कभी कभी जो क्वेश्चन जो ना मिलान चिन्ह में भी देखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में जैसे इस क्वेश्चन को क्या करता, यहाँ उल्टा कर देता, हरियाणा के हिसार को इसमें शामिल कर देता, कोची को इसमें शामिल कर देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते। सो लगता है कि दोनों सही है, लेकिन नहीं, ऐसे हम लोग को ध्यान रखना है भाई, है ना। ये दोनों, हालांकि ये दोनों के दोनों सही हैं, है ना, तो मैं आगे की बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में कहा जाता है आपके जैसे कालानुक्रमिक यानी कि जो है ना आपका जिस तरह से काल हुआ था, जो सबसे पहली बात उसके अनुसार आपको ये मतलब सजाना है, एडजस्ट करना है ना। तो उसमें हम लोग को देखते हैं कौन कौन से सबसे पहले हुआ था। देखिए पहले ये याद रखना चाहिए, बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो 1923 ईस्वी में हुआ था, और ये कृष्ण सिंह के द्वारा, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह, उनके द्वारा किया गया था, है ना। ये सब हमें ध्यान रखना है। और बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना, ये जो आपका 1929 ईस्वी में जो है ना, ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। और मुंगेर में बकास आंदोलन का उदय जो है ये 1937-38 के आसपास हुआ था, ठीक है। ये भी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ना, ये आपके 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था, ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका एक हो जाएगा, है ना, एक, इसको तो हटा ही दीजिए, शुरुआत में एक होना चाहिए, एक है। उसके बाद दूसरा में आपका हो जाएगा, ये दो ही तो है, दो यहाँ पे, यहाँ दो दोनों में है। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा आपका 1937 38 है, तो ये तीसरा में आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ना। तो हम लोग को डेट अगर याद रहेगा तो हम लोग आसान से सजा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66 में क्या जाता है, प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, यानी बिहार स्पेशल से है। तो इसमें आपको देखेंगे बिंबिसार बुद्ध और महावीर के दोनों समकालीन थे, यानी बिंबिसार जो ना बुद्ध और महावीर यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ये समकालीन थे, बिल्कुल ये जो है ना सही है। उसके बाद तिब्बती यात्री धर्मस्वामी ने पाल राजा गोपाल के दरबार का दौरा किया, नहीं ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजी प्रबंध प्रणाली मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय के पंचावली अभिलेखों का व्यापक रखरखाव है। मिथिला के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने पंजी प्रबंध की प्रणाली शुरू की है, ये जो है आपका हरि सिंह देव ने शुरू किया था, ठीक है। मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय की वंशावली अभिलेखों का व्यापक रखरखाव है, ये किनके द्वारा किया गया था, ये आपका हरि सिंह देव के द्वारा किया गया था। ये बिहार स्पेशल का सवाल है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक इब्राहिम बया एक प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार पहुंचे और आदिवासी कोल सरदारों को हराया। देखिए ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है। तो आप देखो, मैंने शुरुआत में भी बताया था, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो टेस्ट सीरीज से जो है ना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। कितना स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें सवाल लगातार बनाए जा सकते हैं, इसमें मतलब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। उसी प्रकार मलिक इब्राहिम बया के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते थे कि मलिक इब्राहिम बया के जो मकबरे थे उससे संबंधित कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो है ना, इसका निर्माण नालंदा में
तुगलक शैली में किया गया था, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो है नालंदा में तुगलक शैली में किया गया था। ये आपका जो कौन है, मालिक इब्राहिम बहिया के जो मकबरे थे वो इसका निर्माण कहाँ किया था, नालंदा में, है ना। नालंदा काफी ज्यादा मतलब चर्चित है, बिहार स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी बिहार के नहीं पूरा देश के अंतर्गत आगे काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इसे सवाल हर साल बनाए जाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 में कहा जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए रॉल्फ पिच बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे, या नहीं थे? बिल्कुल, ये बिल्कुल थे। रॉल्फ पिच जो है बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे। देखिए ये एडिटोरिया वाले भी टेस्टेज में ऐड किए थे, बिहार में आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री कौन थे, ये रॉल्फ पिच थे। तो देखिए कैसे कैसे सवाल हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस के क्वेश्चंस भी हैं। और पादरे की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है, यानी कि बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन है, पादरे की हवेली। अब ये भी पीआईक्यू में है। और पाटलिपुत्र के लिए पटना शब्द का प्रयोग पहली बार शेरशाह सूरी ने किया था, ये भी सही है। मतलब ये तीनों के तीनों सही है, ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों के नाम मतलब बताने के लिए कहा जा रहा है। ये अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ना सबसे कम तो आप देखिए जनसंख्या घनत्व वाले अधिक पूछे जा रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा हो जाएगा शिवहर, उसके बाद सबसे तो अधिक हो जाएगा शिवहर, ये याद रखना भाई। तो शिवहर है तो अरवल वाला हट जाएगा, बाकी शिवहर है। उसके बाद पटना में आ जाएगा, पटना कहाँ है, ये बांका वाला हटा दो, ये दोनों बांका। उसके बाद दरभंगा, ये यहाँ तो है ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखेंगे। देखिए ये आप ऑप्शन छांट सकते हो कि शुरुआत में सबसे कम अधिक जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, शिवहर में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए तो गलत ऐसे ही कर जाएगा। उसके बाद पटना में है ना। तो इस प्रकार देखिए 2 ऑप्शन हट गया। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद के चरण में बिहार के राजनीतिक इतिहास में बिहार में पहली बार लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आपको देखें, ये आपको पूछे गए हैं कि बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, और जो लागू किया गया था उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें आपका गलत कथन चुनने के लिए कहा गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है भाई, है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन जैसे पढ़ो, इसमें आप सही गलत देख लेंगे तो आपको ढूंढना क्या है, जो सही है उसी को ढूंढना है ना। तो इसको आप देखिए, तो इसे पहली बार 1968 में लागू लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ना 1967 में ही लागू किया गया था। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा देवकांत बरुआ 1968 में बिहार के राज्यपाल थे। नहीं, देवकांत बरुआ जो 1968 में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय जो है ना बिहार के राज्यपाल कौन हुआ करते थे, नित्यानंद हुआ करते थे, नित्यानंद कानूनगो हुआ करते थे। और 1968 में जो है ना भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना। जिस समय बाद में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे और भोला पासवान शास्त्री यहाँ के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। और आपको ये भी सवाल पूछे जाते हैं बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भोला पासवान शास्त्री जी ही थे। तो ये सब सवाल बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है ना। तो इसमें गलत कथन चुनने के लिए केवल 2, क्योंकि ये देवकांत बरुआ नहीं था बल्कि नित्यानंद कानूनगो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 72, निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे उत्तरी अक्षांश से विस्तार और जिस जिले से गुजरता है उसका सही मिलान कीजिए। मतलब ये देखिए आपका सबसे पहली बात बिहार के जो है ना मैप देखिए, इस तरह से बिहार के मैप है ना। मतलब इस तरह से लगभग मैप है। तो इसमें आपको क्या कहा गया है, ये जो है आपका उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा इधर का, है ना, इधर का साइड का। तो अब अगर कोई ऑप्शन इधर का रहता तो उस डायरेक्ट हटा देते हैं। तो उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए हालांकि सारे के सारे ऑप्शन जो ना उत्तरी अक्षांश के ही दिए गए हैं। तो सबसे उत्तरी पूछा जा रहा है, सबसे उत्तरी, है ना। देखिए ये तो पूरब हो जाएगा, है ना, इधर का पूरब हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम इधर का आ जाएगा, हाँ यहाँ पे उत्तर से आपका आ जाएगा, मतलब उत्तर से इधर से स्टार्ट होगा, है ना। तो आप इसमें देखिए सबसे पहले इधर सबसे उत्तरी अक्षांश जो है ना, उत्तरी अक्षांश में आपका इधर का जिला आ जाएगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन इस तरह से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, पश्चिमी चंपारण। हालांकि आपका डिग्री सेकंड नहीं याद भी रहेगा तो फिर भी इससे से निकाल सकते हैं। 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड जो है ना ये पश्चिमी चंपारण का उत्तरी अक्षांश है और बिहार का सबसे उत्तरी अक्षांश यही है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम, ये मेंस का अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पटना कलम पेंटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना कलम से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, तो इसमें आप ध्यान देखिए क्या कहा जाता है पटना कलम में, ये जो है ना इसमें सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा था, है ना। तो ये जो है इसे मुगलों और बंगाल के नवाबों से शाही संरक्षण मिला। पटना कलम को जो मुगलों से नहीं मिला था भाई, सिर्फ बंगाल से मिला था। तो मुगलों से नहीं मिला था, ये बंगाल से मिला था। बंगाल के नवाब जो थे उन्होंने ये शाही संरक्षण दिया था, किनको? पटना कलम को। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका जाता है इसे फिरका पेंटिंग भी कहा जाता है, यानी कि पटना कलम का उपनाम जो है ना आपको फिरका पेंटिंग भी है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, क्योंकि सही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 में गॉरलैंड ट्रेंच के निर्माण का प्रावधान है। इस संदर्भ में गॉरलैंड ट्रेंच किससे संबंधित है? यानी कि गॉरलैंड ट्रेंच जो है ना ये किससे संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। इसे सवाल पूछे गए, ये जल संचयन से संबंधित है। देखिए ये कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप अभी चल रही है बिहार में, तो ये 2023 से 28 तक है। आप इसको डेट भी ध्यान रखेंगे, है ना, 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो डेट भी याद रखना है, ऑप्शन में पूछे गए थे। ये कृषि रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप है, तो इसे संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65, भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पूर्वोदय योजना मुख्य रूप से पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ये किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ये आपका बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास केंद्र पर ये केंद्रीकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के नीचे उल्लेखित नदियों की बाएं से दाएं की व्याख्या करता है? यानी कि दाएं से बाएं की व्याख्या जो है ना आपको ये बताना है। देखिए दाएं से बाएं, इधर कोई भी जो है ना ये आपका इधर से जाता है नदी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व साइड। ज्यादातर जो है ना आपका ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और कुछ ही ऐसे नदी हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो हम लोग का सारा लगभग इधर ही जाता है। तो इधर से इसके बाएं किधर जो इधर से आप देखोगे तो इधर बायां हो जाएगा, है ना, इधर दायां हो जाएगा। ये हमें कम से कम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये याद है उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो कौन कौन से नदी किधर हैं। तो इसमें देखिए बाएं कहा जा रहा था, बाएं सबसे, और इसके ये जो है ना आपके सही क्रम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इधर से मतलब कि जो भी नदी आते जाएंगे उनको हम लोग सजाएंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका सोन नदी, है ना, सोन नदी इसमें से आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका हो जाएगा फाल्गु नदी, यहाँ सोन नदी, फाल्गु नदी, उसके बाद आपका क्यूल नदी, यहाँ पे जो क्यूल नदी, और अजय नदी जो है ना आपका ये कहाँ, सॉरी मैं हम लोग उल्टा बाएं से दाएं, सॉरी बाएं से दाएं करना है ना, सिर्फ बाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोन नदी यहाँ पे जो है यहाँ रोहतास से होते हुए जाती है, फल्गु नदी यहाँ पे हो जाएगा, और क्यूल नदी इधर हो जाएगा, है ना, और अजय नदी जो है ना ये अजय नदी आपके पश्चिम बंगाल साइड में आपको जाके मिलती है ना, तो वो हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए सबसे पहले सोन नदी, सोन 1 में आ जाएगा, फल्गु नदी यहाँ 3 आ जाएगा, उसके बाद क्यूल नदी, फिर अजय नदी। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहाँ है? 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 77, हाल ही में शुरू की गई बिहार मार्गिक सुविधा प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही क्या है? कौन से सही हैं? मतलब ये मार्गिक बिहार मार्गिक सुविधा प्रोत्साहन के बारे में पूछे गए हैं, तो उसके बारे में सही सवाल, सही जवाब जो है ना, सही विकल्प चुनने के लिए कहा जाता है। ये जो है ना ये महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों पर सेवा सुविधाएं खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोत्साहन है, तो इसको आप स्टार लगा के ध्यान रखेंगे कि मार्गिक सुविधा प्रोत्साहन क्या है। ये जो है ना एक महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों पर सेवा सुविधाएं खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 78, बिहार पृथ्वी दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। यह वन संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई पहल है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो है ना सबसे पहले बिहार में पृथ्वी दिवस कब से मनाया गया है? ये 2011 से। किनके द्वारा? श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो बिहार के भी वर्तमान समय में और 9वीं बार बिहार के जो है सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण ली है। और अब तक के जो सबसे ज्यादा मतलब कि गांधी मैदान में झंडा फहराने का भी रिकॉर्ड है श्री नीतीश कुमार जी का। तो उनके द्वारा ही जो है ना ये
पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। ये कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है 2011 से, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा जाता है? बिहार में कुल 5 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अरे भाई 5 नहीं 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे डायरेक्ट गलत हो गया। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम, यानी कि ये बिहार से संबंधित सवाल बने उत्तर पश्चिम। तो इस साइड देखिए, आप इस तरफ से देखोगे यही तो लगभग 8-9 जिला इसी पे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये गलत है क्योंकि 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल कौन कौन खाता है? जैसे मलेरिया, मलेरिया ये परजीवी है। मलेरिया क्या है? एक परजीवी है, बिल्कुल ये तो सही है। और टाइफाइड, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है, जैसे अभी बहुत ज्यादा प्रकोप में है टाइफाइड, तो ये बैक्टीरिया है। उसके बाद चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो ये बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक वायरस है चिकन पॉक्स, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और पेचिस, पेचिस ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये 1 और 2 सही है सिर्फ, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया परजीवी है, टाइफाइड बैक्टीरिया है, चिकन पॉक्स जो है ना एक वायरस है, और पेचिस जो है ना ये बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। हार्मोन अणु होते हैं जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। मानव शरीर में विभिन्न हार्मोन की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्स हार्मोन नहीं है? सेक्स हार्मोन नहीं वाले पूछे गए हैं, तो ये आपको जो है ना ये उपयुक्त सभी, मतलब ये जो ना कोई भी इसमें से जो है ना हार्मोन नहीं है, सेक्स हार्मोन नहीं है ये, है ना, तो इसका सही जवाब उपयुक्त में से उपयुक्त सभी हो जाएगा, कोई भी हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो है ना ये आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल ये जो है ना पूछे जाते हैं, तो पीवाईक्यू से संबंधित सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस और उसके बाद ये आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पके आम का पीला रंग किसके कारण होता है? पके आम का पीला रंग किसके कारण होता है? ये आपका कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है ना ये पीला रंग जो है ना आम का पीला रंग होता है। आम देखोगे ना पकेगा तो पीला रंग का हो जाता है, वो किस कारण से होता है? ये उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ये पीला रंग हो जाता है। और लसिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लसिका के बारे में पूछे गए हैं। लसिका जो है ये एक रक्त के प्लाज्मा के समान है, बिल्कुल सही है। ये रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, ये भी सही है। और लसिका आंत से पचा और अपशिष्ट वसा से लाता है, ये जाता है, ये भी सही है। मतलब उपयोग में से सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एक स्वस्थ वयस्क में एक दिन में किडनी द्वारा लगभग कितना रक्त फिल्टर किया जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में जो हेल्दी हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनके शरीर में एक दिन में किडनी द्वारा लगभग कितने रक्त फिल्टर किए जाते हैं, ये आपके पूछे जा रहे हैं। ये 180 लीटर जो है ना प्रत्येक दिन मतलब कि ये फिल्टर किया जाता है रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं? जीव जैव, सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य किए जा सकते हैं, ये पूछे गए हैं आपको। ये आपका जो है ना एजोटोबैक्टर ये भी करते हैं, नोस्टॉक ये भी, और राइजोबियम ये भी, मतलब ये सभी के सभी जो है ना सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। आप देखोगे ये सब नोट्स बना सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, है ना, ये सभी के सभी ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां सच्ची जड़ों का उदाहरण है? सच्ची जड़ों का, है ना, हालांकि सब्जी जो है ना जड़ों से संबंधित होते हैं, लेकिन ये सच्ची जड़ों का पूछे जा रहे हैं। सच्ची जड़, इसमें से जड़ क्या होंगे? जैसे सलजम हो जाएगा, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सब जड़ें हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो ना अदरक जड़ है या तना है, ये आपको सवाल पूछे जाते हैं भाई। तो आप अदरक के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या है अदरक, क्या है, जड़ है या तना है, क्या है? बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और कार्यात्मक चुंबकीय अनुदान इमेजिंग का उपयोग किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? ये किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89 में आपका क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह की गति यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ कृत्रिम उपग्रह की गति मतलब चंद्रमा की गति, बिल्कुल सही है।
और इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूमती है, इलेक्ट्रॉन की गति, ये भी सही है। और एक ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका गया पिंड, एक ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका गया पिंड, ये भी सही है। घड़ी के सेकंड के हाथ की नोक, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये एक ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका गया पिंड, ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी तीन गलत है। घड़ी के सेकंड के हाथ की नोक, ये भी सही है। मतलब एक दो, मतलब क्या क्या है, एक मिनट, एक समान वृत्तीय गति के बारे में पूछा जाता है ना, वृत्तीय गति के बारे में पूछे गए, ये तो स्टेटमेंट सही था। मतलब इसमें जो वृत्तीय गति है जो अपने अक्ष पर घूम रही है, मतलब घूम रही है, तो वृत्तीय गति के कारण है। गति बहुत प्रकार के होते हैं, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, मतलब उसी में से एक वृत्तीय गति के उदाहरण पूछे जा रहे हैं, है ना। उदाहरण में से ये आपका पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम ग्रह की उपग्रह यहाँ जैसे ये घूम रही है, उसकी प्रकार है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की गति जो है ना, ये चारों तरफ घूम रही है ना, इलेक्ट्रॉन की गति। तीसरा में आपका उदाहरण फेंका गया पिंड, ये फेंका गया पिंड कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये फेंका गया गेंद है, तो ये नहीं होगा। घड़ी के सेकंड के हाथ की नोक, है ना, ऐसे ऐसे सेकंड के घड़ी घूमता, सेकंड वाला एनी टाइम घूमते रहता है, इस प्रकार ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90 में आपका क्या कहा जाता है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सभी रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उसके बारे में पूछा गया। देखिए तरंगदैर्घ्य ये जो है ना आपका कितना स्पेक्ट्रम में कितना से कितना होता है, जैसे ये आपका 400 से 800, मतलब लगभग में, है ना। हालांकि कोई कोई बुक में आपका 400 450 तक दिए जाते हैं, तो इसके बारे में तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किधर होगा, इधर होगा। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो भाई, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो आपका देखो ऑप्शन में भी ऐसे ढूंढ सकते हो कि जिसका लास्ट में सबसे ज्यादा होगा। 590 यार, 700 है तो लगभग 800 है तो 700 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी यार, डायरेक्ट यहाँ पे ही आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, चांदनी वास्तव में सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है, चांदनी पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचती है। यानी कि आपको पूछे जा रहे हैं ये चंद्रमा की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आपके ये जो है ना पूछे गए 1.26 सेकेंड, कोई कोई बुक में 1.25 सेकेंड होती हैं, तो आपके कई ऑप्शन में जो है ना ऐसे भी दिए रहेंगे, कोई कोई ऑप्शन में होगा 2 मिनट से कम, ये भी ध्यान रखना भाई, या तो 1.25 सेकेंड या 1.26 सेकेंड या 2 मिनट से कम, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उस तरह से आप कर देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी, उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा की थी, ये गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जाता है हृदय की गति ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो बिल्कुल सही है। और शहनाई को ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और उसके बाद इसमें क्या कहता है, सही नहीं है, ये कैसे होगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही नहीं है, तो ये गलत है, तो यही तो पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब के लिए सही कथन कहा जाता है। विद्युत बल्ब के बारे में पूछे गए हैं, तो विद्युत बल्ब के बारे में जो है ना ये आपका जैसे है विद्युत ताप का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये जो विद्युत ताप का जो हम लोग किसके लिए कहते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, है ना, तो ये ऑप्शन सही है। और बल्बों को फिलामेंट के जीवन को तो लंबा करने के लिए नाइट्रोजन गैस से भरा होता है, ये भी सही है। फिलामेंट जो होती है ना, ये बल्ब का जो है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बल्बों को आर्गन गैस से भरा हो जाता है ताकि फिलामेंट को उसमें रूप से अलग किया जा सके, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है। उदासीनी प्रतिक्रिया किस कारण से होती है, ये द्विविस्थापन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा, आगे हम लोग बताएंगे। यदि किसी विशेष स्थान का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसी स्थान का तापमान क्या होगा, ये आप सॉल्व करेंगे 77% होगा। आप जानते होंगे सूत्र इसका फ़ारेनहाइट सबका, है ना, C/5
तो आप इसका सूत्र देख के बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या कहा जाता है, ट्रक और बसें पेट्रोल की जगह डीजल का उपयोग क्यों करती है। ट्रक और बस जो है ये पेट्रोल की जगह डीजल का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो डीजल पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से चलता है और अधिक ऊर्जा देता है। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्यों देता है, डीजल जो है ना पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से चलता है, जलता है, चलता नहीं जलता है, और ये अधिक ऊर्जा देता है। डीजल जो ना क्या होता है, ये कम भी डीजल रहेगा ना फिर भी ये इसमें ताकत ज्यादा होता है और ज्यादा देर तक चलता है। तो इसमें ये बातें सही है। तो बस और ट्रक में इसीलिए डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में कहा जाता है, देखिए गैस के अणु कमरे के तापमान अनियमित रूप से चलते हैं। अनियमित रूप से चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। और उसके बाद कहा जाता है तापमान में वृद्धि के साथ गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब पूछा जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राफीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ग्राफीन के लिए पूछे जा रहे हैं। ग्राफीन के लिए आपको जो है ना, अच्छा सही नहीं है, ग्राफीन के लिए सही नहीं हो जाएगा। इसे ग्रेफाइट परत से निकाला जाता है, ये तो सही है। और यह 6 कार्बन परमाणु एक बंद षटकोणीय वलय बनाते हैं, ये सही है। इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है, ये भी सही है। ये विद्युत का धारा इंसुलेटर है, ये धारा विद्युत का धारा नहीं, ये इंसुलेटर नहीं है। तो ये यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः द्रव अवस्था में अधातु और धातु है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें देखा ये ब्रोमीन और पारा यानी कि मरकरी, ब्रोमीन और मरकरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है ना द्रव अवस्था में जो है ये अधातु है और पारा जो है ना धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों और अयस्कों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है पूछे गए हैं। तो ये जो ना सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, नहीं सभी खनिज जो अयस्क नहीं है, कुछ ही खनिज अयस्क हैं। तो इसको यही तो गलत है। और उसके आगे भी देख लेते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं है, यही तो पूछा गया भाई, वही तो बताया गया है। सभी अयस्क खनिज नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, एलसीडी स्क्रीन वर्तमान समय में एक आम घरेलू चीज बन गई है। अगर हम एलसीडी स्क्रीन के रसायन विज्ञान की बात करें तो एलसीडी स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। एलसीडी में कौन कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। एलसीडी में जो ना ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ये भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी है, और सोडियम ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों रासायनिक जो है ना ये रसायन विज्ञान के तौर पर हम लोग देखते हैं, ये सभी के सभी इसमें मिलावट किए जाते हैं, है ना एलसीडी में। तो ये हमें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दवाओं के नमूनों की पहचान करना, और खाद्यान्न नमूनों के पोषण मूल्य का निर्धारण करना ये भी, और रक्त और मूत्र के नमूनों की तुलना करना, ये सही है तीनों सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों ही परमाणु हथियार हैं, क्या सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है परमाणु बम पूरी तरह से परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं। परमाणु के द्वारा संचालित होते हैं या नहीं होते हैं ये पूछे गए हैं। तो ये जो है ना ये परमाणु बम के द्वारा नहीं, ये बल्कि जो है ना परमाणु विखंडन की पूरी प्रक्रिया होती है ना। तो इसका दो गलत है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन और संलयन के संयोजन से संचालित होता है, ये सही है। मतलब इसमें क्या कहते हैं सही कथन 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक रेखा में होगी, एक रेखा में कितनी बार होगी। देखिए ये पूछे गए हैं, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक रेखा में होगी। ये जो ना आपका रीजनिंग का सवाल आ गया है ना। तो रीजनिंग का सवाल है, आप इसको मैं अगर टाइम दूंगा ना काफी समय लग जाएगा 10वीं सवाल बनाने में, तो आप इसको देख लेंगे, मैं आंसर बता दूंगा। ये 44 बार हो जाएगा। 1892 में कब दोहराएगा, ये नहीं कैलेंडर से सवाल है, ये आपका 1904 में हो जाएगा। और ये आपका ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, ये भी तो वही है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मैं आंसर बता दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ, आप बनाओगे तो बनाओ, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, है ना। चलो देखिए, इसका तो बता दिया 1904, ये आपका हो जाएगा 107 में आपका हो जाएगा 97, उसके बाद इसका हो जाएगा आपका 5.5 आ जाएगा, ये 109 में आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब आप बना लेना भाई, ऐसे क्या ही बताऊं मैं, है ना। चलो 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समय बहुत वीडियो लंबा वीडियो हो गया है। राष्ट्रीय न्यायालय डेटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आपको पूछे गए हैं, तो ये आपका क्या है, यह एक ई कोड अधिकृत मिशन मोड परियोजना है, बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। और यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, ये केंद्र क्षेत्र की योजना नहीं है, ये केंद्र क्षेत्र के द्वारा प्रायोजित है, प्रायोजित की गई है। तो ये प्रायोजित योजना है, ना कि बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र का योजना है। तो 3 गलत है, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट अफेयर्स के तौर पर हम लोग आ गए हैं ना, बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। देखिए 106वां संशोधन अधिनियम हाल ही में सुर्खियों में रहा है, इससे किससे संदर्भित करता है, यानी 106वां संशोधन जो हुआ था वो काफी ज्यादा चर्चा में है, ये किससे संबंधित है, ये नारी शक्ति अवंधन अभियान के द्वारा से जुड़ा हुआ है। 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, इस संदर्भ में गलत कथन चुना है, गलत कथन चुनने के लिए कहा गया था। इसमें जगह अनुच्छेद 95 विशेष सत्रों के प्रावधान का प्रावधान करता है, नहीं, यही तो गलत है भाई, और बाकी सही है, पढ़ लेना आप। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रिनिटी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शामिल नहीं किए गए हैं, कौन कौन नहीं किए गए, पीएम पोषण। देखिए क्या होता है, पीएम पोषण जो इसमें शामिल नहीं किया गया, तो बाकी सभी के सभी शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 119। देखिए ये मिलान चिन्ह है, तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन से भी हिंट्स लेंगे। तो ये बीमा निगम, बीमा सुगम जो है ना, ये देखिए बीमा सुगम जो है ये किससे है, आपका हो जाएगा ये कृषि से संबंधित आंकड़े बनाने के लिए 1 का 4 सॉरी ये तो बीमा तो मतलब ये किसमें, देखो बीमा होता क्या है, बीमा मतलब वही, देखो सबसे सटीक बीमा LIC वाले बीमा करते हैं, तो बीमा जो है ये पॉलिसी धारक के लिए बीमा अनुबंधों का प्रबंधन करने के लिए एक एकल मंच है, 1 का 1, मैं ध्यान नहीं, 1 का 1 तो ये हट गया आपने। चलो UPAG जो है ना ये कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित आंकड़े बनाने के लिए मंच, तो ये हो जाएगा 4, यही तो है ऑप्शन नंबर 1, बाकी में नहीं है ना। उसके बाद 2 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 120 में क्या है, देखिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपका कब किया गया था, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ये जो है ना आपका ये विचार 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा सामने रखा गया था। ये जो है 2022 में नहीं बल्कि ये 2018 का प्रोग्राम है भाई, 2018 में किया गया था, तो ये गलत है। और विजन मंत्र में ये विजन मंत्र है, सूर्य की अभी अस्त नहीं होता, ये सही है। और इस पहल का उद्देश्य सीमाओं में पार करने की ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ता है, ये सही है। तो इसमें 1 नहीं 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। G20 मतलब अब G20 तो हो गया, ये सब तो नहीं भी ध्यान रखेंगे, क्यों आपको कंफ्यूज करूं, पुराना हो गया है ना, तो ये सब छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से किस पशु को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु को टैग प्राप्त करता है ना, ये टैग किसे प्राप्त करता है, ये आपका हो जाएगा मिथुन। डेंड्रा शहर निम्नलिखित में से किस कारण से लंबे समय से चर्चा में रहा है, ये डेंड्रा शहर किसके लिए चर्चा में है, इसके बारे में पूछा गया है। ये बांध टूटना और उसके कारण बाढ़ आना, ये डेंड्रा शहर में जो है ना बाढ़ आ गया था, बांध टूटने गया था, बांध टूटने की वजह से वहां काफी ज्यादा बाढ़ आ गया था, काफी ज्यादा चर्चा में था, आप सभी देखे होंगे सोशल मीडिया में। तो ये डेंड्रा शहर इसीलिए चर्चा में था, लंबे समय तक चर्चा में था। और संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य जो वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं, उन्हें अभियोजन में छूट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है, ये PV नरसिम्हा राव केस बनाम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
क्या क्या है सही कथन चुनने के लिए। ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र में एक ऐसा छिद्र है जिसमें ओजोन मौजूद नहीं है। ये जो है ना, ये छिद्र नहीं है। अरे भाई, एक ये छिद्र थोड़ी है, ये छिद्र नहीं है, ठीक है। और ये सतह गर्म होने और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है। ये गर्म नहीं भाई, ठंडी। तो ये तो दोनों के दोनों गलत है, इसमें सही बोला गया एक ना तो दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 126। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ निम्नलिखित में से किस महापुरुष के बाद बाघ नग को वापस लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका छत्रपति शिवाजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए छत्रपति शिवाजी जो है ना, आप जानते होंगे छत्रपति शिवाजी जो वो हाथ से उसके पीठ मतलब कि विक्टोरिया का जो है ना, मतलब कि हाथ बाघ नग। ये देखिए मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ छत्रपति शिवाजी के बारे में। अगर आप सभी इसका इतिहास जानते होंगे, ये ज्यादा अच्छे खाते मतलब हाइट के नहीं थे, है ना, मतलब एवरेज थे। तो इसका जो एक वाकनक था, वाकनक मतलब होता है, आप देखो मुख्य मूवी सब में, जैसे ये हाथ है, उंगली है ना, उंगली के बीच में आप देखोगे ना, तो ये कांटा कांटा टाइप का जो है ना ऐसे ऐसे पहना हुआ, मतलब मुक्का फाइट जो करते हैं ना हाथ में पहन के, वही था। ये उल्टा करके पहने हुए थे, तो वाकनक उसी को कहते हैं। वाकनक इसी से जो है वो उन्होंने युद्ध जीता था। तो उसी वाकनक को लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट में रखा गया था संग्रहालय में, और उसी को भारत लौटाने के लिए किया गया है, समझौता किया है, इसलिए ये चर्चा में था। ये किसका था? तो वही छत्रपति शिवाजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गुजरात में धोरदो नामक एक गांव को हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जो है ना आपको किसके द्वारा दिया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये यूनेस्को ये बल्कि ये दिया गया था किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, UNWTO के द्वारा किया गया था, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। चलिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया नाम 200 किससे संबंधित है? ये नाम 200 किससे संबंधित है? भारत श्रीलंका से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया? लाल रंग से किसे रोशन किया गया? ये डिस्प्ले किया। पेट्रोडॉलर शब्द तेल निर्यातक देशों द्वारा तेल की बिक्री के माध्यम से अर्जित अमेरिकी डॉलर को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने यूएसए के साथ अपने पेट्रोडॉलर सौदे का समाप्त कर दिया? पेट्रोडॉलर जो है ये किसके साथ समाप्त कर दिया? ये सऊदी अरब के साथ जो है ना, ये पेट्रोल निर्यातक पेट्रोडॉलर को सौदा जो समाप्त कर दिया है। हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेशी मंत्री हसन अमीर बदरुल्लाहियन की मौत हो गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मतलब डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये नए राष्ट्रपति जो है ना, ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद मुखबर, है ना, मुखबर ये हो जाएंगे। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में AI द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट जारी किया है, जिसमें विश्व के नेताओं को, तकनीकी हस्तियों और भविष्य के फैशन परिधानों को दिखाया गया है। इस संदर्भ में वीडियो में नेताओं का पहचान करें। ये पहचान करने के लिए कहा जाए किन किन नेताओं को किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया, जिसमें सदन के पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को भी किया था, एप्पल के CEO टीम कुक को भी है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन मतलब व्लादिमीर पुतिन, ये सबको इसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है और सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आपका हमास एक इजरायली आतंकवादी समूह है। ये जो है ना, ये हमास जो है ना, ये इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तानी है भाई, आप सभी तो चर्चा में जानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमास की स्थापना अहमद यासीन ने की थी, बिल्कुल ये आप याद रखना भाई, हमास और फिलिस्तीन हो गया, इजराइल हो गया, ये सब काफी चर्चा में है ना। तो हमास की स्थापना अहमद यासीन के द्वारा की गई थी, और मजलिस ये सूरा हमास की सही निकाय, ये भी सही है, मतलब 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA को हाल ही में नेट UG और UGC नेट की उच्च स्तरीय परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में
केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? आप जानते ही होंगे नीट में काफी ज्यादा हंगामा हो गया था, उसका जो रिजल्ट जब आया था 720 में 720 कई स्टूडेंट ला दिए थे, तो इसी वजह से जो है इस पे महानिदेशक को बदल दिया है। तो एनटीए का महानिदेशक किसको बनाया गया है वो पूछे जा रहे हैं। तो एनटीए का नया निदेशक को किसे बनाया गया? प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है। प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है। लोकसभा की आचार समिति ने प्रश्न के लिए नगद के आरोप का महुआ मोहित्रा को सदन में से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। वह निम्नलिखित में से किस राजनीति दल से संबंधित है? वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ये तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिल्मों और संबंधित निर्देशकों के संबंध में निम्नलिखित में जोड़ों का संबंध बताइए। ये जो है ना आपका फिल्म और निर्देशक हैं, उनके जो है ना फिल्म को और निर्देश किसने किया था उसके बारे में पूछे गए हैं। तो 12वीं फेल यानी 12 फेल जो है ये किनके द्वारा बनाया गया था? नाग अश्विन ना भाई, ये तो विनोद चोपड़ा के द्वारा बनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और महाराजा जो काफी ज्यादा चर्चित में है और सुनने में बहुत अच्छी मूवी है ना। तो महाराजा मूवी 12 फेल तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है भाई, जो भी नहीं देखे हो जरूर देख लेना टाइम निकाल के 2 घंटा, है ना। तो आप देख सकते हो 12 फेल। महाराजा किनके द्वारा बनाया गया था? महाराजा जो है ना ये नहीं उल्टा कर दिया भाई, है ना, ये भी गलत है। उसके बाद कल की जो अभी प्रवास का आया हुआ है ये जो नाग अश्विन, अरे मतलब ये तीनों के तो उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे 12 फेल जो है ना ये विनोद चोपड़ा किया गया था और महाराजा जो है ना महाराजा ये नीथिलन स्वामीनाथन किया गया था और कल की जो है ना नाग अश्विन के द्वारा किया गया था। मतलब ये गलत कथन चुनने के लिए कहा है, ये तो कोई मतलब कि सभी के सभी गलत हैं, उपयुक्त सभी गलत हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सनराइज टेक्नोलॉजी श्रेणी में आता है? टेक्नोलॉजी के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं ये पूछे गए हैं। तो ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो आता ही आता है, मशीन लर्निंग ये भी आता है, ब्लॉकचेन ये भी आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये भी तो वही है, 3D प्रिंटिंग, ये सभी के सभी टेक्नोलॉजिकल श्रेणी में आते हैं, तो सभी के सभी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? किसने शुरू की है? ये जो है ना आपका कर्नाटक शुरू की है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना के लिए कहा गया है। गरीबी परिवारों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ये सही है। और ये सहायता 4 समान नहीं, ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से किस स्थान को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार दिया गया है? ये आपका चंडीगढ़ को दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा 2024 के लिए सैन्य शक्ति रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति की पहचान कीजिए। ये भारत की स्थिति जो 4था स्थान पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान झील के लिए कहा जाता है। एनी ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता 2024 में ओपन विजेता के बारे में पूछे गए हैं। जेनिक सिनर जो है ना ये आपके हो जाएंगे पुरुष एकल के तौर पर, जेनिक है पुरुष एकल के तौर पर। तो एक का चार, अरे यही तो है डायरेक्ट आंसर, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। आर्यना सवालेंगा जो ये महिला एकल के लिए है। हरी सुवेई जो है ये महिला युगल। रोहन बोपन्ना ये पुरुष युगल के लिए जाना जाता है। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस संदर्भ में क्या उद्देश्य था उसका? ये जो इंडसइंड बैंक जो है ना ये सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या था ये पूछे गए हैं। इसका उद्देश्य जो है ना सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष लाभ के लिए इसका लागू किया गया था। बड़ौदा सन हाल ही में खबरों में आया यह शब्द एक शब्द है, इसमें से किसको संदर्भित करता है? ये बड़ौदा बैंक जो है ना बड़ौदा सन जो है ना ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों पर शुल्क को दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। बिहार के चाहक कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये बच्चों के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक शैक्षिक पहल है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 अब लास्ट में ही हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है, उचित है, ये पूछे गए हैं। ये आपका पहला ही हो जाएगा। यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी सम्मानजनक क्षमता में निष्पादित कार्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। गेवरा और
कुसमुंडा खदानें कहाँ स्थित है? गेवरा और कुसमुंडा खदानें जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ये आपका कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड, उत्तर पूर्व साइड में वर्षा ज्यादा होती है। बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है? पूर्वी क्षेत्रों में। तो पूर्वी क्षेत्रों में तो आपका पश्चिम तो हटा दो, पश्चिम हटा दो, और उसके बाद यहाँ पूर्व साइड में आपका जगह, ये दक्षिण साइड से कम होता है क्योंकि ये जो है ना झारखंड साइड में है ना, पठार साइड में, तो उत्तर साइड से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मानसून विच्छेद एक ऐसी घटना है जो मानसून के मौसम के में आमतौर पर देखी जाती है। मानसून विच्छेद का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपका, इससे फसलों पर सूखे का दबाव बढ़ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल का सेनापति कौन था? ये जयप्रकाश नारायण था। भाई 150 सवाल हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं पहला फुल लेंथ टेस्ट को। 150 सवाल को हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग पहला टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत लग रहा है ना। एक वीडियो बनाने में लगभग 1.5 घंटा सिर्फ रिकॉर्ड करना हुआ। इससे पहले बहुत सारी मेहनत करना पड़ा है ना। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए और इस तरह से आप नए पैटर्न पर आधारित देख चुके हैं किस तरह से सवाल बनाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस तरह से तैयारी पे लगे रहिए और इस तरह से रेगुलर क्लासेस आएगी और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, है ना। सभी अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए हम लोग आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।